हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे CDM2 डिजास्टर मैनेजमेंट मेथड्स एंड टेक्निक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 9, एक्सप्लेन ब्रीफली द मैंडेटरी कंपोनेंट्स ऑफ डिजास्टर मेडिसिन। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें डिजास्टर मेडिसिन के वो जरूरी कंपोनेंट्स बताने हैं जो किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में मेडिकल रिस्पॉन्स के लिए एसेंशियल होते हैं। हमें ये बताना है कि कैसे ये कंपोनेंट्स मिलकर इफेक्टिव डिजास्टर रिस्पॉन्स में मदद करते हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। डिजास्टर मेडिसिन एक ऐसी मेडिकल फील्ड है जो नेचुरल डिजास्टर, एक्सीडेंट या कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पर हेल्थ केयर रिस्पॉन्स के ऊपर फोकस करती है। इसका मेन एम होता है कि इमरजेंसी में कम से कम लोगों की जान जाए और उनकी हेल्थ सेफ रहे। इसमें प्रिपेयर्डनेस, रिस्पॉन्स, रिकवरी और मिटिगेशन सब कुछ शामिल होता है। हेल्थ सर्विसेज का कोऑर्डिनेशन, टाइमली ट्रीटमेंट और रिसोर्स मैनेजमेंट इसके की पार्ट्स होते हैं। मेन बॉडी। 1. प्री हॉस्पिटल केयर और ट्रियाज। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ऑन साइट यानी साइट पर ही मेडिकल केयर देना। ट्रियाज एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें पेशेंट्स को उनकी मेडिकल अर्जेंसी के हिसाब से सॉर्ट किया जाता है। कलर कोडेड ट्रियाज सिस्टम रेड, येलो, ग्रीन, ब्लैक का उस होता है ताकि रिसोर्सेज प्रॉपर यूज हो सके। 2. मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और मोबाइल यूनिट्स। डिजास्टर के टाइम हॉस्पिटल्स ओवरलोड हो जाते हैं, इसलिए टेम्पररी मेडिकल कैंप्स या मोबाइल यूनिट्स लगाए जाते हैं। इन यूनिट्स में इमरजेंसी के लिए जरूरी इक्विपमेंट और ट्रेन्ड स्टाफ होना चाहिए। यह फील्ड लेवल केयर और हॉस्पिटल के बीच का ब्रिज का काम करते हैं। 3. मेडिकल लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन। दवाएं, इंजेक्शंस, वैक्सीन्स और इमरजेंसी टूल्स को प्रॉपर्ली स्टोर और ट्रांसपोर्ट करना बहुत जरूरी होता है। कोल्ड स्टोरेज, टाइमली डिलीवरी और बैकअप सिस्टम्स डिजास्टर मेडिसिन के लॉजिस्टिक्स पार्ट में आते हैं। अगर सप्लाई चेन फेल हो जाए तो ट्रीटमेंट डिले हो जाता है जो सिचुएशन और बिगाड़ सकता है। 4. मेंटल हेल्थ सपोर्ट और साइको सोशल केयर। डिजास्टर के बाद लोग साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, एंजाइटी, PTSD जैसी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। इसलिए काउंसलिंग, मेंटल हेल्थ कैंप्स और साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर मेंटल हेल्थ इग्नोर की गई तो रिकवरी इनकम्प्लीट रहेगी। 5. ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग। डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ को डिजास्टर सिचुएशंस के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। मॉक ड्रिल्स, वर्कशॉप्स और इमरजेंसी रिस्पॉन्स ट्रेनिंग से उनकी तैयारी बढ़ती है। ट्रेन्ड वॉलंटियर्स भी बहुत काम आते हैं ड्यूरिंग पीक इमरजेंसी टाइम। 6. कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम्स। हॉस्पिटल्स, NGO और डिजास्टर टीम्स के बीच कम्युनिकेशन स्ट्रांग होना चाहिए। सैटेलाइट फोन्स, वायरलेस सिस्टम्स और EOCS इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स से रियल टाइम कोऑर्डिनेशन होता है। अगर कम्युनिकेशन वीक हो तो कंफ्यूजन और डिले होता है। 7. सर्वेलेंस और डाटा मैनेजमेंट। डिजास्टर एरिया में डिजीज आउटब्रेक का रिस्क होता है, इसलिए मॉनिटरिंग इंपॉर्टेंट है। डेटा कलेक्शन जैसे इंजरीज, डेथ रेट, रिसोर्स फ्लो ETC फ्यूचर प्लानिंग में मदद करते हैं। GIS जैसे सिस्टम से एक्यूरेट लोकेशन और नीड पता चलता है। कंक्लूजन। डिजास्टर मेडिसिन सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं है बल्कि एक कंप्लीट सिस्टम है जो टाइमली और ऑर्गेनाइज्ड हेल्थ केयर रिस्पॉन्स देता है। ट्रियाज, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेंटल हेल्थ और लॉजिस्टिक्स जैसे कंपोनेंट्स इसको इफेक्टिव बनाते हैं। अगर प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन सही हो तो बड़ी से बड़ी इमरजेंसी को मैनेज किया जा सकता है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 10, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन की एस्पेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक रेजिस्टेंट हाउस कंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंट हाउस बनाने के लिए किन बेसिक पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए। डिजाइन, मटेरियल्स, टेक्निक्स और कंस्ट्रक्शन के ऐसे एलिमेंट्स को एक्सप्लेन करना है जो घर को भूकंप के दौरान सुरक्षित बनाएं। आंसर। इंट्रोडक्शन। अर्थक्वेक रेजिस्टेंट कंस्ट्रक्शन का मतलब है ऐसे घर बनाना जो भूकंप के समय टूटने या गिरने से बचें। अर्थक्वेक प्रोन एरियाज में बिल्डिंग डिजाइन और कंस्ट्रक्शन में कुछ खास टेक्निक्स का यूज किया जाता है ताकि जान माल की सुरक्षा हो सके।
इस आंसर में हम उन की पॉइंट्स को समझेंगे जो एक अर्थक्वेक सेफ हाउस के कंस्ट्रक्शन के लिए जरूरी होते हैं। मेन बॉडी। 1. साइट सिलेक्शन और सॉइल कंडीशन। सबसे पहले जरूरी होता है सेफ जगह पर कंस्ट्रक्शन करना। ऐसे एरिया अवॉइड करने चाहिए जो सॉफ्ट या पानी से भरे हुए हो, क्योंकि ये जगह साइज्मिक वेव्स को बढ़ा देती है। हार्ड रॉक या सॉलिड ग्राउंड पर कंस्ट्रक्शन करना सेफर होता है। एग्जाम्पल, 2001 भुज अर्थक्वेक में सॉलिड ग्राउंड पर बने बिल्डिंग्स ने कम डैमेज फेस किया था। 2. स्ट्रक्चरल डिजाइन प्रिंसिपल्स। सिंपल और सिमेट्रिक लेआउट। चौकोर या रेक्टेंगल जैसे सिंपल डिजाइन ज्यादा स्टेबल होते हैं। हल्का स्ट्रक्चर, लाइटवेट मटेरियल से घर बनाने से अर्थक्वेक के दौरान कम फोर्स लगता है। मेस और स्टिफनेस का बैलेंस। घर में एकदम से डिजाइन या मटेरियल चेंज नहीं होना चाहिए। मजबूत फाउंडेशन। फाउंडेशन गहरा और स्ट्रांग होना चाहिए ताकि बिल्डिंग स्टेबल रहे। केस एंड साइट। जापान में सिंपल और लाइटवेट बिल्डिंग्स का यूज होता है, जिसकी वजह से उनका अर्थक्वेक डैमेज कम होता है। 3. मटेरियल्स और रीइंफोर्समेंट्स। आरसीसी का यूज। रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर को मजबूत और फ्लेक्सिबल बनाता है। स्टील रीइंफोर्समेंट। कॉलम्स और बीम्स में स्टील रॉड्स होने चाहिए ताकि टेंशन और प्रेशर हैंडल हो सके। फ्लेक्सिबल मटेरियल्स। बैम्बू या टिम्बर जैसे मटेरियल्स भी हो सकते हैं अगर सही तरीके से इंस्टॉल किया जाए। क्वालिटी मटेरियल्स। पुअर क्वालिटी सीमेंट या स्टील से बिल्डिंग वीक हो जाती है। नोट: IS कोड 4326 में अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स के लिए गाइडलाइंस दिए गए हैं। 4. कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स और सेफ्टी मेजर्स। प्लिंथ बैंड और लिंटल बैंड। हॉरिजॉन्टल बैंड्स जो वॉल्स को हॉरिजॉन्टल शेकिंग से प्रोटेक्ट करते हैं। वर्टिकल रीइंफोर्समेंट। कॉर्नर्स और वॉल्स में वर्टिकल स्टील रॉड्स यूज करना जरूरी है। प्रॉपर जॉइंटिंग। डोर्स, विंडोज और वॉल्स के जॉइंट्स स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। फ्लेक्सिबल जॉइंट्स। यह जॉइंट्स बिल्डिंग को मूव करने का स्पेस देते हैं बिना डैमेज के। रेट्रोफिटिंग। पुराने बिल्डिंग्स को मॉडर्न टेक्निक्स से स्ट्रॉन्ग बनाना भी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल, नेपाल में 2015 अर्थक्वेक के बाद कई स्कूल बिल्डिंग्स को रेट्रोफिट किया गया था। कंक्लूजन: अर्थक्वेक रेजिस्टेंट कंस्ट्रक्शन भूकंप से होने वाले डैमेज को काफी हद तक कम कर सकता है। सेफ साइट सिलेक्शन, सही डिजाइन, क्वालिटी मटेरियल्स और प्रॉपर टेक्निक्स से घर को ज्यादा सुरक्षित बनाया जा सकता है। बिल्डिंग कोड्स का स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन और लोगों को ट्रेनिंग देना भी जरूरी है। अर्थक्वेक रोका नहीं जा सकता, पर उसका असर जरूर कम किया जा सकता है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 11. How are disaster predictability, forecasting and warning interrelated? Question explanation. इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि डिजास्टर के प्रिडिक्टेबिलिटी, फोरकास्टिंग और वार्निंग के कॉन्सेप्ट्स कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं। आपको तीनों का मतलब बताना है और ये भी एक्सप्लेन करना है कि ये डिजास्टर मैनेजमेंट में कैसे एक साथ काम करते हैं। आंसर: इंट्रोडक्शन। डिजास्टर मैनेजमेंट में प्रिडिक्टेबिलिटी, फोरकास्टिंग और वार्निंग 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं जिनके थ्रू हम किसी भी आने वाले डिजास्टर का सामना कर सकते हैं। प्रिडिक्टेबिलिटी का मतलब होता है किसी डिजास्टर के होने की संभावना। फोरकास्टिंग में साइंटिफिक टूल्स के थ्रू ये बताया जाता है कि डिजास्टर कब, कहां और कितना इंटेंस होगा। वार्निंग का मतलब होता है पब्लिक को अलर्ट करना ताकि वो एक्शन ले सके। ये तीनों मिलके एक स्ट्रॉन्ग अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाते हैं। मेन बॉडी। 1. इन टर्म्स को अलग अलग समझना। प्रिडिक्टेबिलिटी। प्रिडिक्टेबिलिटी बताता है कि किसी रीजन में डिजास्टर होने की पॉसिबिलिटी कितनी है। जैसे बारिश के पैटर्न देखकर हम फ्लड की संभावना को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अर्थक्वेक की प्रिडिक्टेबिलिटी लो होती है, जबकि साइक्लोन की हाई। फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग एक साइंटिफिक प्रोसेस है जिसमें टूल्स जैसे सैटेलाइट, रेडार, सेंसर्स का उस होता है। इसके जरिए हम डिजास्टर के टाइम, जगह और इंटेंसिटी का अंदाजा लगाते हैं। IMD जैसे एजेंसी साइक्लोन और हीट वेव का फोरकास्टिंग करती है। वार्निंग। फोरकास्ट के बाद वार्निंग जारी की जाती है जिसमें पब्लिक को अलर्ट किया जाता है। टीवी, मोबाइल अलर्ट, सायरन्स के थ्रू लोगों को टाइम पे इन्फॉर्म किया जाता है। इसका पर्पस होता है लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचना। 2. प्रिडिक्टेबिलिटी, फोरकास्टिंग और वार्निंग का कनेक्शन। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। सबसे पहले प्रिडिक्टेबिलिटी से हमें आइडिया मिलता है कि डेंजर हो सकता है। फिर फोरकास्टिंग से एग्जैक्ट डाटा मिलता है। और आखिर में वार्निंग इशू होती है जिससे लोग एक्शन ले सकें।
साइक्लोन का एग्जाम्पल, बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन काफी प्रिडिक्टेबल होते हैं। फोरकास्ट के थ्रू पथ और स्पीड पता चलता है। उसके बेसिस पे कोस्टल एरियाज को अलर्ट दिया जाता है। अर्थक्वेक का एग्जाम्पल, अर्थक्वेक प्रिडिक्ट करना मुश्किल है, लेकिन कुछ सेकंड्स पहले वार्निंग मिल सकती है, जैसे जापान में होता है। टेक्नोलॉजी का रोल, तीनों स्टेप्स में एक्यूरेट डाटा और टूल्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। जितना स्ट्रॉन्ग फोरकास्टिंग सिस्टम होगा, यूटीएनआई इफेक्टिव वार्निंग मिलेगी। 3. डिजास्टर रिस्क कम करने में इंपॉर्टेंस, तैयारी का समय, अगर फोरकास्ट और वार्निंग टाइम पे मिल जाए तो एवैक्यूएशन और प्रोटेक्शन पॉसिबल होता है। पब्लिक अवेयरनेस, जब लोग जानते हैं कि उनका एरिया डिजास्टर प्रोन है तो वो वार्निंग को सीरियसली लेते हैं। इंटीग्रेटेड सिस्टम्स, प्रेडिक्शन सेंटर्स, फोरकास्ट एजेंसीज और कम्युनिकेशन सिस्टम्स मिलकर एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग सिस्टम बनाते हैं। इंडिया में एनडीएमए और आईएमडी यह रोल प्ले करते हैं। कंक्लूजन, प्रेडिक्टेबिलिटी, फोरकास्टिंग और वार्निंग एक कनेक्टेड चेन है जो डिजास्टर के समय हमें तैयार करती है। इनका कोऑर्डिनेशन जितना बेहतर होगा, रिस्पॉन्स उतना इफेक्टिव होगा। टेक्नोलॉजी और पब्लिक अवेयरनेस दोनों का रोल क्रूशियल है। हर देश के पास एक स्ट्रॉन्ग अर्ली वार्निंग सिस्टम होना चाहिए जो लोगों की जिंदगी बचाए। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 12. What are good storage practices? Question explanation. इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि डिजास्टर के समय इमरजेंसी सप्लाईज को स्टोर करने के लिए कौन से बेस्ट तरीके या प्रैक्टिसेस फॉलो करनी चाहिए। आंसर में टेक्निक्स, कंडीशंस और मैनेजमेंट पॉइंट्स को कवर करना जरूरी है। आंसर, इंट्रोडक्शन। स्टोरेज प्रैक्टिसेस का मतलब है सामान को सेफ, एक्सेसिबल और ऑर्गेनाइज्ड तरीके से स्टोर करना। डिजास्टर मैनेजमेंट में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे फूड, मेडिसिन और शेल्टर आइटम्स जैसे एसेंशियल रिसोर्सेज टाइमली मिल जाते हैं। गुड स्टोरेज से स्पॉइलेज कम होती है और रिस्पॉन्स टाइम फास्ट होता है। रिलीफ ऑपरेशंस में इसका रोल क्रिटिकल होता है। मेन बॉडी। 1. डिजास्टर मैनेजमेंट में गुड स्टोरेज की इंपॉर्टेंस। अच्छी स्टोरेज से सामान की क्वालिटी और क्वांटिटी मेंटेन रहती है, जैसे कि मेडिसिन, फूड और टूल्स। इमरजेंसी रिस्पॉन्स के वक्त क्विक सप्लाई पॉसिबल होती है। गलत स्टोरेज से वेस्टेज, थेफ्ट या डिले हो सकता है जो रिलीफ काम को अफेक्ट करता है। एग्जाम्पल, गुजरात अर्थक्वेक 2001 के दौरान प्री स्टॉक्ड मटेरियल ने रेस्क्यू वर्क को फास्ट बनाया। 2. की प्रिंसिपल्स ऑफ गुड स्टोरेज प्रैक्टिसेस। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, FIFO। पहले आए आइटम्स पहले उस होते हैं ताकि एक्सपायरी ना हो। लेबलिंग और कैटेगराइजेशन, सामान प्रॉपर्ली लेबल और अरेंज होना चाहिए इजी एक्सेस के लिए। क्लीन और पेस्ट फ्री एनवायरनमेंट, स्टोर एरिया साफ और हाइजीनिक होना चाहिए। टेम्परेचर कंट्रोल, मेडिसिन जैसे आइटम्स के लिए प्रॉपर टेम्परेचर जरूरी होता है। सिक्योरिटी, फायर या थेफ्ट से प्रोटेक्शन देना भी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल, फ्लड एरिया में सामान को एलिवेटेड रैक्स पर रखा जाता है ताकि पानी से डैमेज ना हो। 3. इंफ्रास्ट्रक्चर और लेआउट प्लानिंग, प्रॉपर शेल्व्स और रैक्स, स्पेस का अच्छा यूज होता है और सामान इजीली मिलता है। जोनिंग, अलग अलग एरिया रिसीविंग, स्टोरिंग और डिस्पैच के लिए फिक्स होने चाहिए। एक्सेसिबिलिटी, जरूरत के वक्त सामान आसानी से मिल जाए, यह इंश्योर करना होता है। इमरजेंसी एग्जिट, अगर फायर या इमरजेंसी हो तो एग्जिट इजीली एक्सेसिबल हो। केस स्टडी, स्फीयर स्टैंडर्ड्स कहते हैं कि एक आइटम के लिए कितनी स्पेस चाहिए और लेआउट कैसे हो ये डिफाइन करते हैं। 4. इन्वेंटरी मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग, स्टॉक चेकिंग, रेगुलर ऑडिट से लॉस और एरर कंट्रोल में रहते हैं। डिजिटल टूल्स, बारकोड्स या RFID यूज करने से ट्रैकिंग इजी हो जाती है। डॉक्यूमेंटेशन, हर सामान का रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए, कब आया, कहां गया। ट्रेनिंग, स्टोर हैंडल करने वाले स्टाफ को ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। एग्जाम्पल, कोविड-19 के टाइम पे डिजिटल इन्वेंटरी से ऑक्सीजन और वैक्सीन मैनेज करना इजी हुआ। कंक्लूजन, गुड स्टोरेज प्रैक्टिसेस डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस का इंपॉर्टेंट पार्ट है। इससे रिसोर्सेज टाइमली और सेफली लोगों तक पहुंचते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और ट्रेन्ड मैनपावर के थ्रू इसे और एफिशिएंट बनाया जा सकता है। हर डिजास्टर एजेंसी को स्टोरेज प्लानिंग को प्रायोरिटी देनी चाहिए। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 13. Explain water harvesting in small catchments. Question explanation.
इस क्वेश्चन में हमें ये समझाना है कि वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है, स्पेशली जब हम छोटी कैचमेंट्स की बात करते हैं। हमें इसका पर्पस, मेथड्स और इसका इंपॉर्टेंस ड्रॉट प्रोन या पानी की कमी वाले एरियाज के कॉन्टेक्स्ट में बताना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब होता है बारिश के पानी को कलेक्ट करके फ्यूचर में उसके लिए स्टोर करना। कैचमेंट एक ऐसी जगह होती है जहां से रेनफॉल कलेक्ट किया जाता है। जब हम छोटी कैचमेंट्स की बात करते हैं, जैसे छत, छोटे खेत या गांव की जमीन, तब रेन वाटर हार्वेस्टिंग लोकल नीड्स को पूरा करने में बहुत मददगार होती है। ये खासकर उन जगहों के लिए जरूरी है जहां पानी की कमी होती है। मेन बॉडी। 1. छोटी कैचमेंट्स में वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब और इम्पोर्टेंस। स्मॉल कैचमेंट हार्वेस्टिंग का मतलब है छोटी जगहों, जैसे रूफटॉप, रोड के किनारे या छोटी कम्युनिटी लैंड से पानी कलेक्ट करना। ये टेक्निक उन एरियाज में बहुत काम आती है जहां बारिश कम और इरेग्युलर होती है। ये ग्राउंड वाटर रिचार्ज और सेल्फ डिपेंडेंस बढ़ता है। एग्जाम्पल, राजस्थान में जोहड्स और तानकास जैसे ट्रेडिशनल सिस्टम्स काफी समय से उस किए जा रहे हैं, जो ड्रॉट के टाइम में काफी इफेक्टिव साबित हुए हैं। 2. टेक्निक्स जो स्मॉल कैचमेंट्स में उस होती है। कॉन्टोर बंड्स और ट्रेंचेस। स्लोप पर कॉन्टोर लाइंस के अलोंग छोटी बंदियां बनाई जाती हैं जो पानी को धीरे कर देती है और जमीन में अब्जॉर्ब होने देती है। पर्कलेशन टैंक्स और चेक डैम्स। ये स्ट्रक्चर्स सरफेस वाटर को रोककर ग्राउंड के अंदर जाने देते हैं जिससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। छतों से बारिश का पानी कलेक्ट करके टैंक या अंडरग्राउंड पिट में स्टोर किया जाता है। फार्म पॉन्ड्स। खेतों में छोटी तलब बनाई जाती है जिसमें रेन वाटर स्टोर होता है, जो इरिगेशन या पशुओं के लिए उस होता है। 3. वाटर हार्वेस्टिंग के बेनिफिट्स। पानी की सुरक्षा। घर के उस, खेती और पशुओं के लिए पानी अवेलेबल रहता है। डिजास्टर मिटिगेशन। ड्रॉट का इफेक्ट कम होता है क्योंकि पानी का लोकल बैकअप होता है। ग्राउंड वाटर रिचार्ज। आसपास के एरिया में पानी का लेवल बढ़ता है, बोरवेल और वेल ज्यादा सस्टेनेबल बनते हैं। सॉइल कंजर्वेशन। पानी का फ्लो स्लो होने से मिट्टी की एरोशन कम होती है और न्यूट्रिएंट्स बचते हैं। केस स्टडी। महाराष्ट्र के हिवरे बाजार गांव ने छोटी कैचमेंट्स में वाटर हार्वेस्टिंग अडॉप्ट की, जिससे ड्रॉट प्रोन एरिया पानी से भरपूर बन गया। 4. चैलेंजेस और सॉल्यूशंस। चैलेंजेस। अवेयरनेस की कमी, स्ट्रक्चर्स की मेंटेनेंस में दिक्कत, फंड्स या सरकारी सपोर्ट की कमी। सॉल्यूशंस। लोकल कम्युनिटीज को प्लानिंग में इंक्लूड करना, ट्रेडिशनल लो कॉस्ट मेथड्स को प्रमोट करना, सरकारी स्कीम्स जैसे MGNREGA का यूज करना। कंक्लूजन। छोटी कैचमेंट्स में वाटर हार्वेस्टिंग एक सस्टेनेबल और लो कॉस्ट मेथड है जो लॉन्ग टर्म पानी की सिक्योरिटी और ड्रॉट मिटिगेशन में मदद करता है। अगर कम्युनिटीज और गवर्नमेंट मिलकर काम करे तो इसका फायदा और भी बढ़ जाता है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। Let's see the next question. Question 14. What are the types of evaluation? Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें evaluation के अलग अलग टाइप्स को बताना है जो डिजास्टर मैनेजमेंट या किसी भी प्रोग्राम के दौरान उस किए जाते हैं। हमें हर टाइप को डिफाइन करना है, उसका उस कब होता है और क्यों जरूरी है ये भी एक्सप्लेन करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। इवैल्यूएशन का मतलब होता है किसी भी प्रोग्राम या इंटरवेंशन के डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन और रिजल्ट्स का सिस्टम बेस्ड एनालिसिस। डिजास्टर मैनेजमेंट में इवैल्यूएशन से ये पता चलता है कि काम सही हो रहा है या नहीं और क्या बेहतर किया जा सकता है। हर टाइप का इवैल्यूएशन अलग अलग स्टेज पर होता है और उसका अपना एक स्पेसिफिक पर्पस होता है। मेन बॉडी। 1. फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। जब कोई प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा हो या डिजाइन फेज में हो, तब ये इवैल्यूएशन होती है। इसका मकसद होता है प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने से पहले उसमें सुधार लाना। एग्जाम्पल, जब डिजास्टर अवेयरनेस ट्रेनिंग का पायलट फेज टेस्ट किया जा रहा हो। की फीचर्स। स्ट्रैटेजीज और टूल्स को रिफाइन करता है। स्टेक होल्डर्स का फीडबैक लेना इन्वॉल्व होता है। रिसोर्सेज का सही उस और गोल सेटिंग में मदद करता है। 2. प्रोसेस इवैल्यूएशन। ये देखता है कि प्रोग्राम किस तरह से इम्प्लीमेंट हो रहा है। एक्टिविटीज, डिलीवरी प्रोसेस और कोऑर्डिनेशन को मॉनिटर करता है। एग्जाम्पल, फ्लड के टाइम पर रिलीफ मटेरियल्स का डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस इवैल्यूएट करना। की फीचर्स। चेक करता है कि प्लान सही से फॉलो हो रहे हैं या नहीं। बैरियर्स और इनएफिशिएंसीज को आइडेंटिफाई करता है। एग्जीक्यूशन बेटर बनाता है। 3. आउटकम इवैल्यूएशन।
प्रोग्राम के शॉर्ट टर्म या इमीडिएट रिजल्ट्स को मेजर करता है। बिहेवियर, नॉलेज या कंडीशन में क्या बदलाव आया ये देखता है। एग्जाम्पल, साइक्लोन प्रिपेयर्डनेस ट्रेनिंग के बाद लोगों की अवेयरनेस बढ़ी या नहीं। की फीचर्स, ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो रहे हैं या नहीं ये बताता है। मेजरेबल आउटकम्स पर फोकस करता है। प्रोग्राम को कंटिन्यू करने या एक्सपेंड करने का बेस देता है। 4. इम्पैक्ट एवैल्यूएशन, लॉन्ग टर्म इफेक्ट या बड़ा असर चेक करने के लिए होता है। प्रोग्राम का ओवरऑल इफेक्ट टारगेट पॉपुलेशन पर देखता है। एग्जाम्पल, 10 ईयर्स में अर्ली वार्निंग सिस्टम से डिजास्टर डेथ्स कम हुई या नहीं। की फीचर्स, सस्टेनेबिलिटी और सोशल चेंजेस को मेजर करता है। टाइम, रिसोर्सेस और डिटेल डाटा की जरूरत होती है। फंडर्स और पॉलिसी मेकर्स के लिए यूजफुल होता है। 5. समटिव एवैल्यूएशन, प्रोग्राम खत्म होने के बाद होता है ताकि सक्सेस या फेलियर का पता चले। आउटकम और इम्पैक्ट दोनों को कंबाइन करके फाइनल जजमेंट देता है। एग्जाम्पल, पोस्ट डिजास्टर रिकवरी प्रोजेक्ट का फाइनल रिजल्ट रिपोर्ट बनाना। की फीचर्स, फाइनल डिसीजन मेकिंग के लिए होता है। दूसरे प्रोग्राम्स के साथ कंपेयर करने में मदद करता है। अकाउंटेबिलिटी और रिपोर्टिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। कंक्लूजन, तो ओवरऑल एवैल्यूएशन डिजास्टर मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो प्रोग्राम के बेहतर होने में मदद करता है। हर टाइप, जैसे फॉर्मेटिव, प्रोसेस, आउटकम, इम्पैक्ट और समेटिव, अपने स्पेसिफिक स्टेज पर यूजफुल होते हैं। सही टाइम पर सही एवैल्यूएशन से प्रोग्राम का क्वालिटी और रिजल्ट दोनों इंप्रूव होते हैं। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।